प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है ना, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो उद्योग के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये उद्योग क्या होते हैं? तो देखो, उद्योग को अगर आप इंग्लिश में बोलोगे ना तो वो होते हैं इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्या होते हैं भाई बताओ? तो देखो यहाँ पर ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ना, ये किसका पिक्चर है? ये इंडस्ट्री का पिक्चर है, यानी कि उद्योग का है। जैसे यहाँ पर देखो ये कारखाना है, किसका मिल है भाई? यहाँ पे देखो चीनी बनाया जा रहा है। अच्छे से देखो, ये चीनी निकल रहा है ना, और इसमें देखो ये कपड़ा बनाया जा रहा है। देख रहे हो आप सभी लोग? यानी उद्योग और फैक्ट्री के अंदर क्या होता है? काम होता है, ठीक है। उसमें कच्चे माल का उपयोग करके उससे पक्का माल तैयार किया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो उद्योग आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक तो कपड़ा उद्योग है और दूसरा आपका चीनी का उद्योग है, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस है ना वो हम जरा समझते हैं, उसकी नंबरिंग करते हैं। तो देखिएगा, पहले हम चीनी की बात कर लेते हैं। तो चीनी किससे बनता है? क्या आप सभी लोग जानते हैं? गन्ने से बनता है। गन्ना कहाँ पर उगेगा? सबसे पहले खेतों में उगेगा। कहाँ पे है? देखो देखो देखो, यहाँ पर है। तो ये पहला नंबर हो गया। फिर गन्ने को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? अब खेत में तो बनेगा नहीं हमारा चीनी, उसके लिए जाना पड़ेगा ना फैक्ट्री में लेकर के। चीनी का फैक्ट्री कहाँ पर है? देखो ध्यान से, अभी समझ आ जाएगा। ये रहा, है ना चीनी मिल। देखो यहाँ पर ये गन्ने भर के लेके जा रही है ट्रक वाले, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा भाई? ये आ जाएगा। चीनी बन गया, लो भैया तैयार हो गया, ठीक। ये पहली इंडस्ट्री हो गई। दूसरी इंडस्ट्री जरा देख लेते हैं, आओ इसको दूसरे कलर से हम समझेंगे। तो कपास खेतों में उगा, फिर उसके बाद इसको ट्रक में भर करके लेके जाएंगे इंडस्ट्रीज में, और यहाँ पर बन जाएगा आप लोगों का कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो उद्योग देखे, कौन कौन से? कपड़ा उद्योग देख लिया, और फिर हमने यहाँ पर चीनी का भी उद्योग देख लिया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। चलो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। तो इसी उद्योगों के बारे में हमें यहाँ पे पूरा अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन से टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं, ठीक है, और खेती से संबंधित इंडस्ट्रीज कौन कौन से होते हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पर समझने वाले हैं इस लेसन के अंदर, ठीक है बच्चों। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, भौगोलिक स्पष्टीकरण जरा हम समझेंगे, और सारे बच्चों का ध्यान मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ रहे। मेरी तरफ आई मीन टू से कि आप टेक्स्ट बुक में ध्यान, ये वीडियो को ध्यान से देखो, ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में जाती जाए, ठीक है। तो देखिएगा, उद्योगों में क्या होता है? जो आपके कच्चे माल होते हैं ना, कच्चा माल हम किसको कहते हैं? जैसे अभी चीनी वाली जो मिल थी, है ना, चीनी वाला जो उद्योग था, उसमें कच्चा माल क्या होता था? तो वो जो गन्ना है, गन्ने को हम क्या कहेंगे? कच्चा माल। और गन्ने से हमने क्या बना दिया? शक्कर बना दिया, चीनी बना दिया, तो वो उसका पक्का माल हो जाएगा, ठीक है। तो उद्योगों में क्या किया जाता है? कच्चे माल का उपयोग करके पक्का माल तैयार किया जाता है ना। और यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है? फैक्ट्रीज यानी कि कारखानों में होती है, ओके जी। फिर ये जो पक्का माल है ना, ये ज्यादा टिकाऊ होता है, ज्यादा उपयोगी होता है, और मूल्यवर्धित भी होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आप पक्का माल बना लेते हो, है ना, तो वो ज्यादा टिकाऊ हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने गन्ना खेत से उखाड़ा और वहीं पे उसको छोड़ दिया, उसको कुछ नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा? धीरे धीरे करके वो पूरा सड़ जाएगा, है ना। लेकिन वही अगर हम उससे चीनी बना दे, तब वो ज्यादा दिन तक टिक सकेगा। इसके अलावा वो अधिक उपयोगी हो जाएगा। गन्ना बस चूसने के काम आएगा, है ना, मतलब उसको खाने के काम आएगा। गन्ने को खाते हैं ना, गन्ने को, और किसी वो काम नहीं आने वाले। लेकिन जब हमने उससे चीनी बना दी, तो हम उससे चाय भी बना सकते हैं, बिस्किट भी बना सकते हैं, जेली भी बना सकते हैं, चिक्की भी बना सकते हैं, और क्या बना सकते हो? और बहुत सारी चीजें आप लोग चीनी से बना सकते हो। तो देखा आप लोगों ने, इसके उपयोग भी बढ़ जाते हैं, और ये मूल्यवर्धित भी हो जाते हैं, यानी कि इनका दाम भी बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। अरे देखो, दूध वाला एग्जाम्पल देखना। दूध जब निकलता है तो दूध और पनीर दोनों का जो वैल्यू ना, आप उसको क्या करना? कंपेयर करना। दूध अगर आप 1 लीटर देखोगे तो लगभग 60 रुपए का तो मिलेगा ही आप लोगों को। वहीं अगर आप पनीर की बात करोगे, जो कि दूध से ही बनता है, तो जब दूध से बनता है पनीर ना, तो पनीर का भाव अपने आप ही बढ़ जाता है। तो हमने क्या किया? दूध से दूसरा प्रोडक्ट बना लिया, है ना, पनीर बना लिया। इससे उसका जो क्या है, वैल्यू है, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारी बातें बताई गई हैं प्यारे बच्चों, कि ये जो पक्का माल है वो अधिक टिकाऊ होता है, अधिक उपयोगी होता है, और मूल्यवर्धित होता है ना। फिर यहाँ पर जरा हम व्यवसायों की बात करेंगे। तो ये जो उद्योग है ना, उद्योग या फिर कारखाने किस में आते हैं? ये द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। देखो आप लोगों को अगर ना पता हो तो मैं बता दूं। देखो, एक तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है प्यारे बच्चों, यानी कि प्राथमिक
व्यवसाय, फिर उसके बाद यहाँ पे द्वितीयक आ जाते हैं जो मैं आपको बता रही थी, फिर उसके बाद लास्ट देखो ये पहला हो गया और ये दूसरा, तीसरे नंबर पे कौन आता है प्यारे बच्चों, तृतीयक व्यवसाय आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्राथमिक व्यवसाय हम किसको कहते हैं, तो वो व्यवसाय जो खेती मतलब खेती के ऊपर आधारित हो, जैसे कि मान लीजिए फसल उगा रहे हैं, गेहूं चावल, ठीक है, ये सब कुछ प्राथमिक में आएगा। अगर आप गाय भैंसों को पाल रहे वो भी प्राथमिक में आएगा, है ना, गाय भैंसों को पाल रहे वहां से दूध मिलेगा। द्वितीयक में क्या आएगा, तो देखिए जैसे प्राथमिक से जो चीजें मिल रही हैं, है ना, जो माल मिल रहा है, जब उसका उपयोग करके कुछ नई चीज बनाई जाती है तो वो कौन से व्यवसाय में आता है, द्वितीयक व्यवसाय में आता है। जैसे कि दूध से पनीर का बना लेना, ठीक है, गन्ने से चीनी मैंने बना लिया, तो ये सब कुछ किस में आएगा, द्वितीयक व्यवसाय में आ जाता है। तृतीयक व्यवसाय में क्या आता है, तो ये हमारे सेवा क्षेत्र आ जाते हैं, बैंकिंग वगैरह की सर्विसेज, है ना, तो वो इससे अलग है, इसको जाने दो। ठीक है, तो देखिएगा ये जो उद्योग और कारखाने वो किस में आएंगे, द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं, है ना। फिर देखो ये जो उद्योग है ना प्यारे बच्चों, इनकी वृद्धि किसके ऊपर निर्भर करती है, तो वहां पे कौन कौन से संसाधन उपलब्ध है इसके ऊपर उनकी जो वृद्धि है ना वो निर्भर करती है। आप समझिए कि हमने ऐसे जगह पे कारखाना लगाया है जहां पे कोई चीज अवेलेबल है ही नहीं, पूरा चारों तरफ जंगल। समझिएगा हमने ये कारखाना कहाँ पे लगाया दोस्तों, देखो भैया होता क्या है कि ये पूरे चारों तरफ क्या है भाई, जंगल है, ये पूरा जंगल, इधर पेड़ पतवार सब इधर उगे हुए हैं, और किसी व्यक्ति ने क्या किया, इधर जाकर के बीच में लगा दिया है फैक्ट्री। यहाँ पर उसने क्या लगा दिया है दोस्तों, फैक्ट्री लगा दिया है। अब मुझे बताओ अगर इन्होंने फैक्ट्री लगाया है तो अब इसके लिए इनको चाहिए होगा कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल चाहिए होगा। मान लो इन्होंने किसकी फैक्ट्री लगाई है, कोई भी, हाँ चलो यहाँ पे बन रहा है फ्रूट जूस। फ्रूट जूस आपको पता है ना, वही जो जूस रहता है, फ्रूट का जूस पीते हो ना, मैंगो फ्रूटी, ठीक है, वो इसका इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री लगा दिया। अब इसके लिए कच्चा माल चाहिए होगा, कच्चा माल के रूप में यहाँ पे क्या प्रयोग में लाया जाएगा, आम, ठीक है। अब ये क्योंकि सुनो ये पूरा जंगल के बीचों बीच इन्होंने लगा दिया, मतलब यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते, यहाँ पे जानवर वगैरह रहते हैं, आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। और आम जो है, आम हमें कहाँ पे मिलेगा, इससे दूर, ठीक है, इससे कई किलोमीटर दूर है, यहाँ पे एक गांव है, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, ऐसे करके गांव है, ठीक है, मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करती हूँ, ऐसे ही बस आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, सुनते जाओ, ठीक है। ये गांव है जहाँ पर आम का बगीचा है, तो यहाँ से आम की सप्लाई की जाएगी। तो सोचो इनको कितना दूर आना पड़ेगा आम की सप्लाई, मतलब जो ट्रक वाला है बेचारा ऐसे जंगल में कैसे घूम पाएगा, क्योंकि जंगल में ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं, यानी कच्चा माल तो इनके फैक्ट्री तक इतनी आसानी से पहुंचेगा नहीं, इनको तो पूरा फिर हेलीकॉप्टर से ही लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें गाड़ी का जाना, बताओ जंगल के ये पूरा पेड़ वगैरह है, अब वो उसमें कैसे लेकर के जाएंगे, ठीक है, यानी कच्चा माल तो यहाँ पहुंचने से रहा। अब दूसरी बात क्या है कि इस फैक्ट्री में इनको मजदूर भी चाहिए होंगे काम करने के लिए, बिना मजदूर के काम कौन करेगा, है ना, मालिक साहब थोड़े ना, मालिक साहब तो अकेले हैं, वो कैसे पूरा इतना सारा संभाल पाएंगे। यानी इनको देखो पहली बात तो कच्चा माल नहीं मिल पाएगा, मजदूर भी नहीं मिलेंगे, और इसके अलावा जो और ऊर्जा की सुविधाएं होती है जैसे कि विद्युत, ठीक है, बिजली, है ना, बिजली भी कैसे मिल पाएगी, अब ये जंगली एरिया में बिजली कहाँ से जाएगा, लाइट कहाँ से जाएगा, यानी हर चीज की यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो मुझे बताओ क्या इस जगह में फैक्ट्री लगाना उपयुक्त होगा, क्या इनका फैक्ट्री लगाना यहाँ पे सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसे जगह में अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, उल्टा आपका नुकसान ही हो जाएगा, है ना। इसीलिए जब उद्योगपति लोग क्या करते हैं, उद्योग लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके पास सारी चीजें अवेलेबल हो, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे मजदूर, ये गांव के पास ना मैंने एक फैक्ट्री लगा दी, चीनी मिल लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है, ये गांव है, तो यहाँ से मुझे गन्ना भी मिल जाएगा, गांव के जो लोग हैं वो मजदूर आकर के मेरे इस गन्ने वाले जो मिल है इसमें काम भी कर देंगे। तो यहाँ पे गन्ने का मिल लगाना ज्यादा उपयुक्त है या फिर यहाँ पर, अरे भैया वहां पे, क्योंकि वहां पे ज्यादा वहां पे सब चीजें अवेलेबल है, ठीक है ना। तो जब भी कारखाने लगाए जाते हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कारखानों का जो विकास है ना वो इसी के ऊपर निर्भर करता है, तो वो कितना ग्रो करेगा कितना नहीं करेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे एक और बात समझिएगा, उद्योगों के कारण हमारा किस प्रकार से विकास होता है, तो अरे होगा ना, अगर आपके प्रदेश में उद्योग लगेंगे तो आपके प्रदेश का डेवलपमेंट होगा, हमारा आर्थिक विकास होगा, है ना। तो वही बात है कि उद्योगों के कारण क्या होता है, मनुष्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और देश के आर्थिक विकास में सहायता भी मिलती है ना, हमारे देश का जो GDP है वो बढ़ेगा। ओके, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण मैंने आपको बता दिया ना, स्थानीयकरण के कारक क्या क्या होते हैं, हम देखेंगे ना कि कृषि मार्ग कहाँ पे उपलब्ध है, श्रमिक आपूर्ति भी, मजदूर भी तो चाहिए, जल आपूर्ति, लौह मार्ग, महामार्ग, ठीक है, मैं इसको लौह मार्ग बोल रही हूँ, अच्छा ये है लौह मार्ग। फिर ये देखो यहाँ पे बाजार, है ना, ये जब सब कुछ रहेगा दोस्तों तो फिर हमें आसानी से
सारी चीजें जो है वो अवेलेबल हो पाएंगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को? तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, भविष्य में कभी आप लगाओ, क्या लगाओगे, कभी आप लोग फैक्ट्री अगर लगाना ना, तो जरूर इन सारी बातों पे आप लोग एक बार विचार कीजिएगा, क्योंकि बिना विचार किए अगर आपने ऐसे कहीं पर भी इंडस्ट्री लगा दी तो पक्का आपकी इंडस्ट्री चली जाएगी, किस में चली जाएगी दोस्तों, घाटे में चली जाएगी, है ना। तो कभी जब आप बड़े हो जाएंगे और जब आप सोचे कि हमें इंडस्ट्री लगाना है, तो हर चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पे हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जहाँ पे फैक्ट्री लगा रहे हैं ना, उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसके पास एक तो महामार्ग मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, फिर वहां पे मजदूर भी अवेलेबल होने चाहिए, इसके अलावा और क्या होना चाहिए, और कृषि का जो माल यानी कच्चा माल जो आपके फैक्ट्री में लगाया जाता है वो भी वहीं आसपास में ही मिल जाना चाहिए। ये सब का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही सारी बातें दी गई हैं। अब इस फिगर में देख करके आपको बताना है, क्या बताना है, जैसे इस फिगर को अच्छे से पहले देखो, मैं ना आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क देने वाली हूँ, सुनेंगे सारे बच्चे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कृषि का माल मिल रहा है, यहाँ पे श्रमिक आपूर्ति, यहाँ पे ऊर्जा, यहाँ पे बाजार, ये है आपका महामार्ग यानी कि हाईवे, ठीक है। ये जलाशय है, ये नदी है, नदी बहती हुई ये आ रही है, ये जलापूर्ति, फिर यहाँ पे वन है, यहाँ पे खनिज है, और ये क्या है बच्चों, ये लौह मार्ग क्या होता है, ये होता है रेलवे, क्या होता है, रेलवे, ठीक है, लोहे का बना होता है ना, इसलिए इसको लौह मार्ग बोल दिया है। ठीक, तो अब आपको बताना है कि इनमें से किस जगह पर किस चीज की फैक्ट्री लगाना उपयुक्त होगा, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है, तो आप जरूर बताना। ठीक, चलो अब हम चलते हैं यहाँ पे आगे की तरफ। तो भौगोलिक स्पष्टीकरण समझेंगे हम लोग। तो किसी प्रदेश में उद्योगों का विकास जो है वो अनेक कारकों पर निर्भर करता है। किन किन कारकों पर निर्भर करता है, अभी जो हमने ऊपर देखा, हम देखेंगे ना कि कच्चा माल वहां पे अवेलेबल है कि नहीं। आप सोचो ना, आपने लगा दी है चीनी की मिल, लेकिन वहां पे गन्ने का खेती दूर दूर तक नहीं होता, तो फिर आप ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। फिर मानव संसाधन भी देखने होते हैं, मजदूर भी तो चाहिए, जल की आपूर्ति भी होनी चाहिए, परिवहन की सुविधा भी होनी चाहिए, एज वेल एज पूंजी यानी कि कैपिटल भी तो लगेगा आपको बिजनेस चलाने के लिए। फिर बाजार भी उपलब्ध होना चाहिए, तभी तो जो आपका माल बन करके तैयार होगा आप उसको बाजार में ले जा करके बेच पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना। तो अब देखो क्या होगा, अगर ये सब कुछ क्या रहेगा, असमान तरीके से वितरण इसका रहेगा, तो फिर औद्योगिक विकास भी समान मात्रा में नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि सारी चीजें अच्छे से अवेलेबल है ही नहीं। तो कुछ प्रदेश में उद्योगों के लिए, कुछ प्रदेश जो है वो उद्योगों के लिए अच्छे होते हैं, अनुकूल होते हैं, तो कुछ प्रदेशों में केवल विशिष्ट उद्योग ही स्थापित होते हैं। घने वन, पर्वतीय प्रदेश, मरुस्थल जैसे क्षेत्र उद्योगों के लिए प्रतिकूल होते हैं। प्रतिकूल यानी क्या होता है कि अच्छे नहीं होते हैं। कैसे प्रकार के प्रदेश अच्छे नहीं होते, तो घने वन, पर्वतीय प्रदेश मतलब घने घने वन और पर्वत वाले प्रदेश, फिर मरुस्थल, ये जो है ना ये उद्योगों के लिए अच्छे जगह नहीं होते, इसलिए यहाँ पे आपको ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह भी देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ठीक है, समझ आया, क्योंकि मरुस्थल में कहाँ सब कुछ अच्छे से अवेलेबल रहेगा, ठीक है बच्चों। चलो अब यहाँ पे हम समझते हैं लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण, मतलब जो आपका लौह इस्पात उद्योग है जिसमें छड़ें वगैरह बनाई जाती है लोहे की, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो वो उद्योग का लोकलाइजेशन, ये स्थानीयकरण मतलब क्या होता है कि उसको कहाँ पे लगाएंगे, ओके, किस प्लेस पे लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो देखिएगा लौह इस्पात उद्योग जो है ना वो हमें जमशेदपुर में देखने के लिए मिलता है। क्यों जमशेदपुर में ये लगाए गए हैं, क्योंकि देखिएगा अब ये लौह इस्पात है, यानी इसके लिए चाहिए होगा क्या चाहिए होगा, ये देखो लौह खनिज चाहिए होगा इसकी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है ना, इस इंडस्ट्री के लिए, लौह इस्पात वाले के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा लौह खनिज आसानी से उपलब्ध है, ये देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। इसीलिए जब इन्होंने यहाँ पर लगाया है अपनी इंडस्ट्री, तो ये इनके लिए आसान है कि फटाक से जो कच्चा माल है वो इनके फैक्ट्री को मिल जाएगा और ये आसानी से अपना जो उत्पादन है वो कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत जरूरी है, हर चीज को ध्यान देना, ओके, इसीलिए जमशेदपुर में इसको लगाया गया है ना। अब क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ, जो लोहे की चीजें होती है ना, लोहा खनिज, वो काफी कैसा होता है, भारी होता है, ठीक है। तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाना ज्यादा उपयुक्त नहीं होता है, इसीलिए जमशेदपुर में इस प्रकार की फैक्ट्री लगाई गई है कि आराम से क्या किया जा सके, वहीं से जो उसका कच्चा माल है यूज कर लिया जाए फैक्ट्री में, और फिर उसे पक्का माल जो है वो तैयार कर लिया जाए, यानी कि लोहे के चादर और छड़ वगैरह बना लिए जाए, समझ आया। तो यहाँ पे वही सारी बातें दी गई हैं, आप देख सकते हो, इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं कि कच्चा माल जिस क्षेत्र में उपलब्ध होता है वही उद्योग स्थापित करना लाभकारी होता है, इसीलिए जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण हो चुका है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं प्यारे दोस्तों, प्रकृति के अनुसार उद्योगों का वर्गीकरण, यानी उसके स्वरूप के अनुसार। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई उद्योग ऐसे होते हैं जो
जिनका साइज कैसा होता है, छोटा होता है। कुछ उद्योगों का साइज बड़ा होता है, कुछ उद्योगों का काफी बड़ा होता है, ठीक है। जैसे हम प्लांट देखते हैं ना, अगर आप लोगों ने वैसे तो इंडस्ट्री देखने कभी जाते नहीं होंगे आप लोग, है ना, अभी तो छोटे हो, बाद में जब बड़े हो जाओगे ना आपको लेकर के जाएंगे इंडस्ट्री दिखाने आपके टीचर्स, ठीक है। तो अभी सुनो, अभी जो बता रही हूँ, लघु उद्योग आप सभी लोगों ने देखा होगा, आपके आसपास पापड़ बनाने का कोई ना कोई तो मतलब होगा दुकान, ठीक है, जहां पे महिलाएं इकट्ठा होकर के पापड़ बनाती होंगी। तो ये किस में आएगा, लघु उद्योग। ये उद्योग तो है लेकिन छोटा सा है, छोटे पैमाने पे किया जा रहा है, तो ये लघु उद्योग में आ जाएगा। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, ये भी किस में आएगा, लघु उद्योग में आएगा। और क्या आएगा बच्चों, और आपका आ जाएगा यहाँ पे बेकरी। बेकरी आप सभी लोगों ने देखा होगा, जिसमें चाय नहीं, चाय तो हमें घर पे बनाना पड़ता है, टोस्ट, खारी और ब्रेड वगैरह बनता है, वो ये भी किसमें आएगा, लघु उद्योग में ही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मध्यम उद्योग में क्या आएगा, मध्यम उद्योग मतलब इससे थोड़ा सा आगे वाला, जैसे कि फ्रूट प्रोसेसिंग जो फैक्ट्रीज होते हैं, यानी कि फल प्रक्रिया उद्योग, जैसे फलों के ऊपर प्रक्रिया करके कोई चीज बना रहे हो, जैसे फ्रूट जूस बना रहे हो, ठीक है, या फिर आप टोमेटो केचप बना रहे हो, तो ये सब कुछ किस में आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा ना, क्योंकि फल के ऊपर प्रक्रिया करके तो कुछ तो बना रहे हैं, ठीक है। फिर गुड़ का कारखाना, वो भी इसी में आ जाएगा, गुड़ का कारखाना, ये भी यहाँ पे मध्यम उद्योग में शामिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर भारी उद्योग क्या होगा, भारी उद्योग आपका हो जाएगा सीमेंट का, चीनी वाला उद्योग, क्योंकि उसमें बड़े बड़े, सोचो जिसका साइज बड़ा होता है, जिसका प्लांट बड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बड़े उद्योग की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री जो होती है ना, आप उनको जा करके देखिएगा, पूरे मतलब बहुत ज्यादा एरिया में वो फैला रहता है, मैंने देखा है इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। वहां पे आप देखोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती है, फिर वो सीमेंट का पूरा प्रोसेस किया जाता है वो बनाने के लिए। सबसे पहले पहाड़ काटेंगे, फिर उसमें से मतलब बहुत इसके ऊपर मेहनत लगती है। फिर चीनी भी ऐसे ही कुछ है, इतना बड़ा मिल हमने देखा था कि नहीं, लौह इस्पात हो गया, ये भी बड़े उद्योग में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उद्योगों का जो वर्गीकरण है ना दोस्तों, वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, ये देखिएगा, ये देखो, ये लघु उद्योग में आएगा, क्योंकि ये छोटे पैमाने पर महिलाएं कर रही है। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे, अच्छा ये तो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर ये देखो, ये फैक्ट्री इतनी बड़ी लगी हुई है, प्लांट है ना, तो ये किस में आ जाएगा, ये बड़े उद्योग में आ जाएगा, है कि नहीं। मतलब स्वरूप के आधार पे हमने क्या किया है, इन उद्योगों का वर्गीकरण किया है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो कार्य एवं स्वरूप क्या है, सबके अलग अलग हैं, और इन उद्योगों को कच्चा माल, मानव संसाधन, पूंजी, जगह इत्यादि की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए मानव संसाधन चाहिए, पूंजी चाहिए, पूंजी यानी कैपिटल, पैसा जो हम स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, ठीक है। और क्या चाहिए, और हर चीज की उपलब्धता होनी चाहिए, है ना। तो इन उद्योगों के स्वरूप के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो किसी उद्योग, अब यहाँ पे एक और बात समझिएगा कि किसी उद्योग का पक्का माल दूसरे उद्योग के लिए क्या बन सकता है, कच्चा माल बन सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, सुनिएगा ध्यान से, देखिए, देखो, ये हमारी चीनी बनाने वाली फैक्ट्री है, और ये फैक्ट्री ऐसी है ना जहाँ पे क्या बनाया जाता है, बिस्कुट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है प्यारे बच्चों, बिस्कुट, ठीक है। और ये चीनी बनाने वाली है, तो इसमें चीनी बनता है, ठीक है। अब चीनी मिल का जो पक्का माल है, पक्का माल, इसके लिए कच्चा माल क्या होगा, चीनी मिल के लिए कच्चा माल क्या होगा, तो जो आपका गन्ना है, गन्ना, ये इसका कच्चा माल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसका पक्का माल क्या होगा, तो ये जो चीनी बन करके तैयार हुआ है ना, ये इसका पक्का माल हो जाएगा, ठीक है। तो ये शुगर वाली इंडस्ट्री से जो माल निकल रहा है वो इसके लिए पक्का माल है। लेकिन बिस्कुट वाले कंपनी में क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे क्या बना जा रहा है, बिस्कुट। तो बिस्किट कैसे आप बनाओगे, इसके अंदर चीनी भी तो डालना पड़ेगा, और फिर मैदा का यूज करोगे, है ना, मैदा, और मैदा मैंने गलत लिख दिया है, मैदा, ठीक है, मैदा का उपयोग करोगे, तो चीनी और मैदा मिला करके बनेगा। तो चीनी कहाँ से आएगा, ये वाली इंडस्ट्री से आएगा, है ना, ये वाली फैक्ट्री से आएगा। देखो, इस वाली फैक्ट्री का पक्का माल इस फैक्ट्री के लिए क्या बन चुका है, कच्चा माल बन चुका है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, चीनी का उपयोग करके बनाने वाले हैं बिस्कुट, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे वही बोला था कि किसी फैक्ट्री का कच्चा माल किसी फैक्ट्री का पक्का माल दूसरी फैक्ट्री के लिए बन सकता है, आपका कच्चा माल बन सकता है, ठीक है, समझ आया। ठीक वैसे ही मान लीजिए यहाँ पर एक फैक्ट्री ऐसी है जहां पर क्या बनाए जाते हैं, ये लौह इस्पात वाली फैक्ट्री है, जहां पर ना लोहे की सलाखें यानी छड़ वगैरह बनाए जाते हैं, चादर वगैरह, लोहे की चादर होती है ना ऐसे, ठीक है, बनाई जाती है, मतलब उसका क्या कहेंगे उसको इंग्लिश में, ठीक है, ऐसे लोहे का, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें
हमारा पक्का माल क्या है, तो यही आपका पक्का माल है। ठीक, अब मान लीजिए कोई ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पे एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे क्या किया जाता है ना, फर्नीचर बनाए जाते हैं लोहे के। ठीक है, लोहे के फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो देखिएगा ये जो सलाखें, ये जो चादरें हैं, वो इस फैक्ट्री में यूज की जाएंगी फर्नीचर बनाने के लिए लोहे की, है ना। तो इसके लिए यही वाला चीज क्या हो जाएगा, कच्चा माल के रूप में उपयोग तो होगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग करके नई चीज बना रहे हैं ना, तो ये इनके लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कच्चा माल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि किसी फैक्ट्री का मतलब किसी इंडस्ट्री का कच्चा माल दूसरे के लिए, किसी इंडस्ट्री का पक्का माल दूसरे के लिए कच्चा बन सकता है। तो ये बात पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। ये देखो बच्चों, यहाँ पर ये देखो गुड़ बनाने का कारखाना, गुड़ बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखो बैल से तेल निकाला जा रहा है, अब तो खैर मशीन से निकाला जाता है, लेकिन पहले बैल से निकालते थे। और यहाँ पे देखो दाल, ये फल प्रक्रिया, ये दाल मिल, ठीक है, दाल निकाला जा रहा है, ये सब कुछ। तो ये मैंने आपको बता दिया है। चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब कृषि आधारित उद्योग की हम बात करेंगे कि कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं। तो बहुत शॉर्ट में इसको समझिएगा, देखो नाम से इसको समझने का प्रयास करो। कृषि आधारित उद्योग मतलब क्या, वो उद्योग जो आधारित होते हैं, किसके ऊपर आधारित होते हैं, तो कृषि के ऊपर आधारित होते हैं। ऐसे उद्योगों को हम क्या कहते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि खेती से, कृषि से जो सामान प्राप्त हो रहा है वो उन उद्योगों में क्या होता है, वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि चीनी मिल, वो एग्रो बेस्ड है, यानी कि वो कृषि के ऊपर आधारित है। ठीक है, वैसे ही वो जो हमने कपड़ा उद्योग देखा था वो भी तो आधारित है। फ्रूट प्रोसेसिंग वाला है ना, फल के ऊपर प्रक्रिया कर रहे हैं, फ्रूट जूस की फैक्ट्री, वो भी तो कृषि के ऊपर ही आधारित है ना। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर वही सारी बातें लिखी गई हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि उत्पादन में विविधता पाई जाती है, इसीलिए कृषि आधारित उद्योग जो है वो हमें यहाँ पर बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिलते हैं। इन उद्योगों के साथ साथ कृषि से प्राप्त उत्पादों पर प्रक्रिया करने वाले उद्योगों का भी विकास हुआ है। इनमें दुग्ध व्यवसाय, फल प्रक्रिया, अन्य प्रक्रिया और गुड़ कारखाना इत्यादि का समावेश होता है। कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना सर्वत्र स्थापित हुई है। वस्त्र उद्योग, देखो वस्त्र का उद्योग जो हमने ऊपर देखा था, फिर चीनी उद्योग जैसे भारी कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे औद्योगिक विकास की। ठीक है, औद्योगिक विकास, तो औद्योगिक मतलब क्या होता है, वही जब उद्योग धंधे ज्यादा लगने लगेंगे किसी भी प्रदेश में, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि औद्योगिकीकरण हो रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है। ठीक है, तो किसी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का निर्माण और विकास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी कि अगर मतलब किसी भी कोई भी प्रदेश है, ठीक है, तो वहां पे आप कैसे पहचान पाओगे इधर विकास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो आप देखोगे अगर वहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज लग रही हैं, है ना, मतलब इसका ज्यादा विकास हो रहा है। तो वही बात है, किसी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का निर्माण और विकास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, उद्योगों का निर्माण हो रहा है, उसका विकास हो रहा है ना। देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने हेतु औद्योगिकीकरण का विकास होना आवश्यक है। ठीक है, अगर उद्योग मतलब आप सोचिए, अगर उद्योग बढ़ेंगे तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, है ना, उनका जो जीवन का स्तर है वो और ऊंचा उठेगा। इसीलिए बोला गया है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, औद्योगिकीकरण बहुत जरूरी है। ठीक है, देश के नागरिकों को रोजगार प्राप्त होता है ना, ये उद्योगों के कारण होता है। उनके जीवन के स्तर में सुधार आता है। सकल घरेलू उत्पाद हमने देखा था, इसमें वृद्धि होती है। देश के पक्के माल के निर्यात में वृद्धि होती है, यानी कि देश जो है, हमारा जो देश है वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाता है ना। निर्यात यानी क्या होता है कि बाहर के देशों में भेजना। तो अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो हम अपना सामान दूसरे देशों को बेच पाएंगे। और ऐसा बेचने से क्या होगा कि जो हमारा फॉरेन मतलब ये विदेशी मुद्रा भंडार है ना, वो क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जो बाहर वाले पैसे है ना वो हमारे देश में आएंगे, और बाहर के पैसे हमारे देश में आने से हमारे देश का ही विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे अनेक कारणों को देखते हुए औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर कहीं पे उद्योगों का विकास हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, खुश होना चाहिए इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार की ओर से क्या किया जाता है बच्चों, सरकार की ओर से भी ना उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे मतलब क्या करते हैं, ये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। सरकार पहले ही बोल देते ये क्षेत्र में कोई अभी नगर जो है, मतलब कोई गांव आप समझ लीजिए उपनगर शहर बनने की प्रक्रिया में है, तो पहले से आरक्षित कर दिया जाता है कि ये वाला क्षेत्र बनेगा हमारा
मतलब यहाँ पे उद्योग धंधे लगेंगे, ऐसे पहले से ही आरक्षित कर दिया जाता है, यानी कि सरकार भी इसमें हेल्प करती है। ठीक है, आरक्षित कर दिया जाता है मतलब क्या हुआ कि पहले से प्लानिंग हो जाती है कि कौन कौन सी चीजें कहाँ पर रहेंगी, ये सारी बातें। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे देखिएगा वही बात है कि सरकार की ओर से उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु एवं प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या को रोजगार दिलाने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी देशों में औद्योगिक विकास हेतु सोच समझकर प्रयास किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। इन क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को विद्युत, पानी, कर इत्यादि में विशेष छूट दी जाती है। समझ में नहीं आया, आप बताती हूँ। देखो, जहां पर उद्योग, जैसे उद्योग के लिए हमने एक पर्टिकुलर प्लेस को डिफाइन कर लिया, ठीक है, कि यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या किया जाएगा, उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, है ना। अब उस क्षेत्र में जानते हैं आप सभी लोग, ये जो सुविधाएं होती है ना, जैसे कि विद्युत हो गया, पानी हो गया, या फिर टैक्स हो गया, ठीक है, इसमें विशेष छूट भी दी जाती है सरकार की तरफ से, ताकि औद्योगिकीकरण का क्या हो, विकास हो। क्योंकि जब उद्योग बढ़ेंगे ना, हमारे देश का अल्टीमेट विकास होगा, तो सरकार इसको सपोर्ट क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, है कि नहीं। तो वही सारी बातें हैं। जैसे महाराष्ट्र में है MIDC, ठीक है, MIDC आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम, ओके, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम, वो है MIDC, है ना। तो देखिएगा, महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने 1 अगस्त 1900 कितने को 62 के दिन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की और प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे क्या है, निगम है, इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1 अगस्त 1962 को। क्यों किया गया था, ताकि औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो, उसकी स्थापना की जाए। ठीक है, तो इसी के थ्रू किया जाता है। इससे राज्य भर में उद्योगों का क्या हुआ है, विकेंद्रीकरण। देखो, एक तो शब्द होता है केंद्रीकरण, दूसरा है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब एक सेंट्रलाइज करना, एक जगह लेकर के आना, और विकेंद्रीकरण मतलब पूरा फैला देना। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, क्योंकि अब सरकार भी सामने आ गई ना कि MIDC की स्थापना कर दी कि हम क्या करेंगे, औद्योगिक विकास जो क्षेत्र है, औद्योगिकीकरण के क्षेत्र, मतलब औद्योगिक वाले जो क्षेत्र हैं, उनको हम विकास की तरफ लेकर के जाएंगे। सरकार खुद सामने आ गई, तो इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज का क्या हो गया प्यारे बच्चों, विकेंद्रीकरण, यानी कि फैलाव हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र की तरह देश में अन्य राज्यों के भी ऐसे ही निगम हैं। ओके, ऐसे क्षेत्रों में मुख्यतः ऐसे उद्योग होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं प्यारे बच्चों, पूरक होते हैं। अब ये पूरक का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को सहायता प्रदान करने वाले जो उद्योग हैं वो लगाए जाते हैं। जैसे एक उद्योग दूसरे का है, एक उद्योग दूसरा है, ठीक है, तो ये उद्योग में उसका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे काम आ सकता है। तो इस प्रकार से जो फैक्ट्रीज हैं वो लगाई जाती हैं, है ना। और साथ ही साथ क्या होता है, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि नहीं। और ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों के लिए आवश्यक अलग अलग सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। ठीक, भौगोलिक स्पष्टीकरण जरा हम देख लें तो देखिएगा, औद्योगिक विकास के कारण कई लाभ प्राप्त होते हैं, साथ ही औद्योगिकीकरण के कारण कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। यानी औद्योगिकीकरण के विकास के कारण हमें बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं, बट यस, इसके साथ साथ कुछ समस्याओं का भी मतलब उदय हो जाता है। जैसे कि पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, है ना, पानी वगैरह गंदा होने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि कारखानों से गंदा पानी निकलता है ना, वो नदियों में बहा दिया जाएगा, इसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो औद्योगिकीकरण के कारण प्रदेश के युवकों को रोजगार तो प्राप्त होता ही है, और साथ ही प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें भी बढ़ने में सहायता मिलती है। यानी जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, हर एक, जैसे देखो, अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो इनकम है वो बढ़ेगा ना, तो वही बात है। और कृषि प्रधान देश में कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास आर्थिक विकास हेतु आवश्यक भी होता है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है, तो यहाँ पे तो उद्योग बनने ही चाहिए। ऐसे उद्योगों के कारण कृषि और देश का विकास होता है, लोगों का जीवन स्तर भी क्या होता है प्यारे दोस्तों, सुधरता है। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। चलो, अब यहाँ पे हम बात करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। अभी तो हम सबसे खाने वाली बात कर रहे थे, अब सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की बात करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है प्यारे दोस्तों, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भी तो एक प्रकार का उद्योग है ना, ये हमें अलग अलग प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, साइबर सर्विसेज। ठीक है, मतलब वहां पे क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही होगा, है ना। तो वही है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो चलिए हम जरा समझते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आज के युग में एक महत्वपूर्ण अभियांत्रिकी क्षेत्र है ना, मतलब मैकेनिज्म वाली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र का कार्य संगणक के द्वारा चलता है, यानी कि यहाँ पर इस इंडस्ट्री में जो काम होता है वो हमारा कंप्यूटर के थ्रू होता है। संगणक यानी क्या होता है, कंप्यूटर। इस क्षेत्र में भारत ने अच्छी प्रगति की है, और इस उद्योग में कार्यरत कुशल श्रम शक्ति
इसका प्रमुख कारण है। यानी कि अब देखो कंप्यूटर वाला काम हो रहा है, यानी कि इसमें कुशल लोग ही लगेंगे। अब मजदूर तो लगेंगे नहीं, मजदूर क्या करते हैं, कुछ भी काम रहेगा वो कर देंगे, उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर पे काम करवाना है तो उसको पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, तो वही है कुशल श्रम शक्ति इसका प्रमुख कारण है ना। इस उद्योग में क्या होता है कि तकनीकी जानकारी ढूंढना, प्राप्त करना, विश्लेषण करना एवं उसका संग्रहण करना, आलेखों द्वारा प्रस्तुत करना, आलेखों के द्वारा प्रस्तुत करना, मांग के अनुसार आपूर्ति करना इत्यादि कार्य किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं ऑनलाइन बिजनेस का काम करते हैं ना, ऑनलाइन बिजनेस, तो वो इसी के अंदर आ जाएगा क्योंकि वो कंप्यूटर की मदद से किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ऐसे कुछ बिजनेस होते हैं वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसमें जानकारी को इकट्ठा किया जाता है आलेखों के माध्यम से, यानी ग्राफ के माध्यम से सारी चीजें दिखाई जा सकती हैं। इन सभी जानकारियों का इंटरनेट के माध्यम से, संगणकों, मोबाइल इत्यादि साधनों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। इन सभी के लिए विशिष्ट संगणक प्रणाली की रचना करना भी इस उद्योग का एक प्रमुख भाग है। यानी कि अब देखो यहाँ पे ना बड़ा शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, तो देखो क्या लिखा है, विशिष्ट संगणक प्रणाली, यानी कहने का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कर रहा है सीए का काम, व्यक्ति नहीं पूरा एक इंडस्ट्री है जो सीए का काम कर रही है, मतलब सीए से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं। ठीक है, उन्होंने बना दिया एक पर्टिकुलर प्लेस, वहां पे वो लोग काम करते हैं। अब अगर वो सब काम हो रहा है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है। अगर मतलब प्रॉपरली अगर आप चाहते हो सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें हो, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर भी चाहिए होते हैं, है ना। तो वही बात बोली गई है। अब इसके माध्यम से क्या हुआ, एक और उद्योग जो है वो भी शुरू हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने वाली अब दूसरी कंपनी होगी। अब जैसे मैं आपको अपना जीता जाता एग्जाम्पल बताती हूँ ऐप का। ठीक है, अब ये जो ऐप बनाने वाली कंपनीज है ना, ये क्या करती हैं, लोगों के ऐप बनाती है, जिनको भी बनवाना होता है वो बनवाते हैं, है ना, और फिर उसके बाद ये उससे पैसे कमाती है। तो ये भी एक प्रकार का उद्योग है ना, वो इसी में आएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी वो भी एक काम ही तो कर रहे हैं, उससे भी तो लोग पैसा कमा रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, ये सब कुछ। ठीक है स्टूडेंट, तो आज संगणक एवं प्रौद्योगिकी के कारण प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ा है। अनेक प्रकार की जानकारी संगणक में संग्रहित की जाती है एवं विश्व में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए अच्छे से। चलो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जरा उद्योगों का सामाजिक दायित्व। अब देखो बच्चों, उद्योग बस कमाए कमाए नहीं होना चाहिए, है ना। अगर वो कमा रहे हैं, देखो सबसे पहली बात तो ये जो उद्योग है ना, वो कमाते कहाँ से हैं, समाज से कमाते हैं। यानी कि आप जब उनके सामान खरीदते हैं तब जाके उनके घरों में पैसा जाता है, यानी कि वो इस समाज से ही कमा रहे हैं। तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करें, अपने लाभ का, अपने प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है वो समाज के लिए खर्चा करें। और ऐसा होता भी है, कई सारे इंडस्ट्रीज करते भी हैं। तो देखिएगा, किसी उद्योगपति अथवा औद्योगिक समूह के द्वारा समाज के हित अथवा पर्यावरण के संतुलन के लिए किया गया कार्य उद्योगों के सामाजिक उत्तरदायित्व का भाग समझा जाता है। यानी ये आपका सामाजिक दायित्व है कि आप अच्छे काम करो, लोगों की भलाई करो। ठीक है, पर्यावरण, अभी पर्यावरण दूषित हो रहा है तो उसको संतुलन रखने के लिए कोई ना कोई अभियान चला दो, कुछ कर दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी अथवा सामाजिक प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज में अभावग्रस्त जरूरतमंद व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को सहायता कर समाज हित के लिए उपयोगी कार्य करना आवश्यक होता है ना। कोई ऐसी संस्था है जो बच्चों को, अनाथ बच्चों को पाल रही है, तो आप उनको डोनेशन दे सकते हो। या फिर कोई ऐसा शिक्षण संस्थान खोला गया है जिसको डोनेशन की जरूरत है, आप उसको दे सकते हो। यानी अलग अलग प्रकार से आप हेल्प इसमें कर सकते हो। इस हेतु से 5 करोड़ से अधिक मुनाफा कमाने वाले, आप देखो इसी कारणवश क्या हुआ है कि जो भी लोग 5 करोड़ से अधिक मुनाफा कमाने वाले उद्योगपति हैं या फिर औद्योगिक समूह है ना, द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मुनाफे में से कम कितना देना है, 2% की राशि जो है वो समाज के लिए खर्च किया जाए, ऐसा प्रावधान किया गया है। सरकार इस बात पर जोर दे रही है, मतलब सरकार प्रोत्साहित करती है बिजनेसेस को कि आप ये करो, आप अगर आपकी कंपनी 5 करोड़ से अधिक मुनाफे में जा रही है तो आप इतना आप पैसा कमा रहे हो, इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, इसमें से 2% खर्चा कर दो समाज के लिए। ठीक है, तो इस पे जोर दिया जा रहा है। निम्नलिखित क्षेत्रों में उनकी सहायता अपेक्षित होती है। किसमें वो सहायता कर सकते हैं, तो शैक्षणिक सुविधाओं की आपूर्ति, है ना, मतलब फिर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, शैक्षणिक आपको पता है ना, शिक्षा से रिलेटेड। फिर किसी गांव अथवा क्षेत्र का विकास करना, निराधार व्यक्तियों के लिए, मतलब जिनका कोई आश्रय नहीं है, उन व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे कोई संस्थान है ना, जो उनको भोजन प्रोवाइड करते हैं, उनको सोने का जगह देते हैं, तो उनके लिए आप वित्तीय सहायता कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम जो है ना अपना जो सामाजिक कर्तव्य है उसको निभा सकते हैं इंडस्ट्रीज लोग। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी बातें बताई गई थी। तो आप समझिएगा कि बस समाज से कमाना नहीं होना चाहिए, खर्चा भी करना होना चाहिए कुछ समाज के लिए भी। क्योंकि देखो भाई, समाज के लिए, समाज से ही आप कमा रहे हो, तो अगर आपको जरूरत पड़े, मतलब
अगर ऐसा सिचुएशन आए, आपको पैसा खर्चा करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इन लोगों की भलाई के लिए खर्चा कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अच्छे से समझो इसको। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, अब ज्यादा किसी की बात करेंगे नहीं, क्योंकि ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है वैसे तो। पर यहाँ पर ना कुछ कुछ ये बॉक्स बना करके बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें देखो किसकी बात बताई जा रही है, बताऊं आप लोगों को, औद्योगिकीकरण एवं पर्यावरण की बात बताई जा रही है। ठीक है, चलो आप जरा समझते हैं। उद्योगों के द्वारा कच्चे माल पर प्रक्रिया कर उससे पक्का माल तैयार किया जाता है। ऐसे निर्माण प्रक्रियाओं के द्वारा उद्योगों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन होते समय कुछ हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों एवं प्रदूषकों का निर्गमन होता है। इससे वायु, जल, ध्वनि एवं भूमि का प्रदूषण होता है। ऐसे प्रदूषण को औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। किसको औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं? जैसे हम क्या कर रहे हैं, कच्चे माल का उपयोग करके पक्का माल बना रहे हैं। ठीक है ना, जैसे चीनी, अब शक्कर से, ये गन्ने से क्या बनाया जाता है, चीनी, तो वहां पे बहुत सारे वेस्ट भी निकलते हैं। ठीक है, अब उनको आप क्या करोगे, ऐसे ही खेतों में डाल दोगे। खेतों में डालने से क्या होगा, जो खेत है उसकी उपजाऊता जो है ना, जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और भी अब कारखानों से धुआं निकल रहा है, वो भी हमारे पर्यावरण को दूषित करेगा। तो ऐसे पोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, और औद्योगिकी प्रदूषण के कारण क्या होता है कि पर्यावरण संबंधित जो समस्याएं हैं वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब निपटारे का मतलब उसके लिए प्रयास करने चाहिए सरकार को, ताकि कैसे भी करके प्रबंधन हो पाए अच्छे से, और हमारे जो पर्यावरण है उसकी रक्षा हो पाए, ये सब कुछ। ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं, देख लो क्या देखोगे, ये क्या है, IT हब। ये देखो IT हब, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, और यहाँ पर क्या है, जल साक्षरता समय की मांग। ये क्या है, आओ मैं आपको बताऊं। देखो, अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर, हमारे धरती पर जो जल है ना प्यारे बच्चों, बड़ा सीमित मात्रा में है ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जल का बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए। यानी ऐसे बिन फालतू का, नहाने गए तो पूरा 2-3 बाल्टी ऐसे ही बहा दिया। ठीक है, ब्रश करने गए टोटी खोल के छोड़ दिया, और फिर ब्रश घुमाए जा रहे और वो पानी गिरते जा रहे, ऐसा मत करो। या फिर आप कुछ और काम कर रहे हो पानी का, और पानी आपने छोड़ दिया, ठीक है, और जाके इधर आप टीवी देखने लगे, हाँ जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे पानी कितना सारा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पानी बर्बाद ना करे। ठीक है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पानी कुछ वर्षों में खत्म होने वाला है। ओके, इसीलिए सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, ताकि आगे चल करके भी हमें पानी मिलता रहे और हमारे काम होते रहे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, इसीलिए जो बारिश का पानी है ना, उसको भी हमें ऐसे बहाना नहीं चाहिए, उसको इकट्ठा कर लो, फिर आप उसका बाद में उपयोग कर सकते हो। तो बहुत सारे रास्ते हैं पानी को बचाने के, तो जरूर आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मेरे ख्याल से सारी चीज समझ में आ गई होंगी। फिर भी कुछ डाउट है तो यस कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर मुझे। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को नमस्ते।